भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम जो 6 दशकों से सत्ता का केंद्र रहा है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने दोस्त और दुश्मन दोनों को अपनी चालों से हैरान किया। कोई उन्हें द ग्रैंड मराठा कहता है तो कोई राजनीति का चाणक्य। और उनके बारे में एक बात तो मशहूर है कि पवार जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं वो तीन बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी से बगावत की, राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बने, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस तोड़ी और फिर उसी कांग्रेस के साथ 15 साल सरकार भी चलाई। ये वो बाजीगर हैं जिन्होंने 2019 में हारी हुई बाजी को पलट कर रख दिया और बीजेपी के हाथ आई सत्ता को छीन लिया। तो आखिर कैसे एक साधारण कार्यकर्ता महाराष्ट्र का सबसे शक्तिशाली नेता बन गया और 60 साल तक सत्ता के शिखर पर बना रहा? इस वीडियो में हम खोलेंगे शरद पवार की राजनीति के वो राज, वो अनसुने किस्से और वो रणनीतियां जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कहानी शुरू होती है 12 दिसंबर 1940 को पुणे के बारामती से। यहाँ गोविंदराव और शारदाबाई पवार के घर शरद पवार का जन्म हुआ। उनके पिता एक सहकारी बैंक में काम करते थे, लेकिन शरद पवार की राजनीति की पहली पाठशाला उनकी अपनी मां थी, शारदाबाई पवार। शारदाबाई पवार खुद राजनीति में सक्रिय थी और पुणे जिला लोकल बोर्ड की शिक्षा समिति की प्रमुख भी बनी। पवार अपनी आत्मकथा अपनी शर्तों पर में लिखते हैं कि उनकी मां का झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर था और घर में राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर बहस होना आम बात थी। यहीं से बालक शरद के मन में राजनीति का पहला बीज पड़ा। पवार अपनी मां के बारे में एक भावुक पत्र में बताते हैं कि कैसे उन्होंने घर के साथ साथ सामाजिक कार्यों को संभाला और बच्चों को अनुशासन और मेहनत के संस्कार दिए। यही संस्कार आगे चलकर पवार के राजनीतिक जीवन की नींव बने। दिलचस्प बात यह है कि उनकी मां वैचारिक रूप से पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के करीब थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी जीता था। इस मिले जुले माहौल ने शरद पवार को छोटी उम्र से ही अलग अलग विचारधाराओं को समझने और उनके साथ काम करने का हुनर सिखा दिया। कॉलेज के दिनों में ही पवार छात्र राजनीति में कूद पड़े। महज 16 साल की उम्र में 1956 में उन्होंने गोवा की आज़ादी के लिए एक विरोध मार्च निकाला, लेकिन उनकी किस्मत का सितारा तब चमका जब उन्होंने अपने कॉलेज के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंत राय चौहान को बुलाया। उस कार्यक्रम में युवा शरद के भाषण से चौहान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पवार में भविष्य का एक बड़ा नेता दिखाई दिया। यशवंत राय चौहान ने शरद पवार को अपने शागिर्द के तौर पर तैयार करना शुरू किया और राजनीति के शुरुआती दांव पेच सिखाए। चौहान के ही कहने पर पवार यूथ कांग्रेस में शामिल हुए और महज 24 साल की उम्र में महाराष्ट्र राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अब पूरा महाराष्ट्र उन्हें यशवंत राय चौहान के राजनीतिक वारिस के तौर पर देखने लगा था। 1967 में चौहान के आशीर्वाद से शरद पवार को बारामती विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मिला। सिर्फ 27 साल की उम्र में पवार पहली बार विधायक बनकर महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे। ये एक साधारण कार्यकर्ता के उस सफर की शुरुआत थी जो अगले 60 सालों तक महाराष्ट्र और देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला था। साल था 1977। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद देश में कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और देश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस और दूसरी यशवंत राय चौहान की कांग्रेस। शरद पवार अपने राजनीतिक गुरु चौहान के साथ कांग्रेस में ही रहे। 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन नतीजा किसी के पक्ष में नहीं आया। जनता पार्टी 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस यू को 69 और कांग्रेस आई को 65 सीटें मिली। तब एक अनोखा गठबंधन हुआ। कांग्रेस के दोनों धड़ों ने मिलकर सरकार बनाई और वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने। शरद पवार को इस सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया, लेकिन ये सरकार अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही थी। शरद पवार, जिनकी उम्र उस वक्त महज 38 साल थी, इस अस्थिरता में एक बड़ा मौका देख रहे थे। उन्होंने एक ऐसा दांव चलने का फैसला किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जुलाई 1978 में शरद पवार ने अपनी ही सरकार से बगावत कर दी। उन्होंने कांग्रेस यू के 40 विधायकों को अपने साथ तोड़ा और एक नई पार्टी बनाई, समानांतर कांग्रेस। इसके बाद उन्होंने वो किया जो उस समय सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने विरोधी जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। जिस जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस एक हुई थी, अब पवार उसी के साथ खड़े थे।
पवार ने जनता पार्टी और कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पुलोद गठबंधन बनाया। 18 जुलाई 1978 को शरद पवार ने महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 38 साल के एक नेता ने अपने ही राजनीतिक गुरुओं को मात देकर सत्ता का शिखर छू लिया था। वसंत दादा पाटिल ने इस धोखे पर कहा था कि पवार ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। इस एक कदम ने पवार की छवि एक ऐसे नेता की बना दी जो सत्ता के लिए कोई भी जोखिम उठा सकता था। लेकिन सत्ता का खेल जितना अप्रत्याशित है उतना ही क्रूर भी। पवार का यह कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चला। 1980 में इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में लौटी। सत्ता में आते ही उन्होंने विपक्ष की कई राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी और इनमें शरद पवार की सरकार भी शामिल थी। पवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। यह उनके लिए एक बड़ा सबक था कि दिल्ली की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। मुख्यमंत्री पद खोने के बाद पवार विपक्ष में सक्रिय रहे। उन्होंने अपनी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट का नेतृत्व किया और 1984 में पहली बार बारामती से लोकसभा चुनाव भी जीता। 1985 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 54 सीटें जीती और पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। उनकी बढ़ती ताकत को देखकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें वापस कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। पवार जानते थे कि क्षेत्रीय राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बने रहना मुश्किल है। 1987 में औरंगाबाद की एक बड़ी रैली में शरद पवार ने राजीव गांधी की मौजूदगी में 9 साल बाद फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली। यह एक रणनीतिक कदम था जिसका इनाम भी उन्हें तुरंत मिला। राजीव गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान को केंद्र में वित्त मंत्री बनाया और शरद पवार को महाराष्ट्र की कमान सौंप दी। 26 जून 1988 को पवार ने दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 1990 के विधानसभा चुनाव के बाद वो तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बने। अब पवार की नजरें दिल्ली पर थी। वो राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका चाहते थे। मौका आया 1991 के लोकसभा चुनाव के बाद। चुनाव प्रचार के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, जिससे कांग्रेस पार्टी में एक शून्य पैदा हो गया। कांग्रेस चुनाव तो जीत गई, लेकिन सवाल था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहीं पर पवार के जीवन का एक और दिलचस्प अध्याय है। प्रधानमंत्री पद के लिए 3 नाम सामने आए: शरद पवार, अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी। पवार उस समय सबसे मजबूत दावेदार में से एक थे। उनके पास महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का अनुभव था और उन्हें एक कुशल प्रशासक माना जाता था। लेकिन कांग्रेस की राजनीति सिर्फ संख्या बल पर नहीं चलती। वहां वफादारी और गांधी परिवार का आशीर्वाद सबसे ज्यादा मायने रखता है। पवार जो अतीत में पार्टी से बगावत कर चुके थे, उन्हें लेकर गांधी परिवार में संदेह था। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव, जो लगभग राजनीति से संन्यास ले चुके थे, एक सर्वसम्मत उम्मीदवार बनकर उभरे। आखिरकार कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को अपना नेता चुना। शरद पवार प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में पीछे रह गए। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया है। हालांकि नरसिम्हा राव ने पवार के कद को पहचानते हुए उन्हें अपनी सरकार में रक्षा मंत्री का महत्वपूर्ण पद दिया। 26 जून 1991 को शरद पवार ने भारत के रक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन उनका दिल अभी भी महाराष्ट्र में ही था और किस्मत उन्हें एक बार फिर वहीं खींचकर ले जाने वाली थी। जब शरद पवार दिल्ली में रक्षा मंत्री थे, तब महाराष्ट्र में उनकी जगह सुधाकर राव नाइक को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन जल्द ही महाराष्ट्र एक भयानक संकट में घिर गया। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई सांप्रदायिक दंगों की आग में जल उठी। शहर में हालात बेकाबू हो गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री नाइक की सरकार स्थिति संभालने में नाकाम रही। कांग्रेस आला कमान को अब एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो इस संकट से राज्य को बाहर निकाल सके। सबकी नजरें एक ही नाम पर टिकी थी, शरद पवार। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने पवार से दिल्ली छोड़कर वापस मुंबई जाने और राज्य की कमान संभालने को कहा। 6 मार्च 1993 को शरद पवार ने चौथी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता। पवार 3 नहीं बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री बने। 1978, 1988, 1990 और 1993। पवार ने अभी कुर्सी संभाली ही थी कि सिर्फ 6 दिन बाद 12 मार्च 1993 को मुंबई एक के बाद एक 12 बम धमाकों से दहल गई, जिसमें 297 लोगों की जान चली गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यहीं पर पवार के शातिर दिमाग का एक मशहूर किस्सा सामने आता है।
असल में 12 धमाके हुए थे। पवार ने बाद में खुद बताया कि उन्होंने जानबूझकर मीडिया को यह जानकारी दी कि 13 धमाके हुए हैं और 13वां धमाका एक मुस्लिम बहुल इलाके में हुआ है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि इन धमाकों को सांप्रदायिक रंग ना दिया जा सके और शहर में फिर से दंगे ना भड़कें। वो ये संदेश देना चाहते थे कि हमलावरों ने किसी एक धर्म को नहीं बल्कि पूरे शहर को निशाना बनाया है। ये पवार की राजनीति का क्लासिक उदाहरण है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सच को भी अपने हिसाब से पेश कर देना। 1990 का दशक खत्म होते होते कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो रही थी। 1998 के चुनाव के बाद पवार लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने गए, लेकिन तभी पार्टी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभालने का फैसला कर लिया। पवार, जो खुद प्रधानमंत्री बनने की हसरत रखते थे, को लगा कि एक बार फिर उनकी महत्वाकांक्षाओं पर ग्रहण लगने वाला है। मई 1999 में पवार ने पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर एक बॉम्ब शेल फोड़ा। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को एक पत्र लिखकर सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा दिया। पत्र में कहा गया कि भारत के उच्च पदों पर केवल भारत में जन्मा नागरिक ही बैठना चाहिए। यह गांधी परिवार पर एक सीधा हमला था। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पवार का सोचा समझा दांव था। उन्हें पता था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में उन्हें कभी भी पार्टी का शीर्ष पद नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्होंने अपनी अलग राह बनाने का फैसला किया। कांग्रेस ने इस बगावत को बर्दाश्त नहीं किया और तीनों नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद 25 मई 1999 को शरद पवार ने अपनी नई पार्टी की घोषणा की, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। इसका चुनाव चिन्ह घड़ी रखा गया। अब आता है पवार की राजनीति का सबसे दिलचस्प मोड़। जिस कांग्रेस को उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर छोड़ा था, उसी साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब किसी को बहुमत नहीं मिला तो पवार ने सत्ता के लिए उसी कांग्रेस से हाथ मिला लिया। सोनिया गांधी की कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र में 15 सालों तक गठबंधन सरकार चलाई। पवार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। एनसीपी की स्थापना के बाद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के किंग मेकर बन गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी तो पवार अपनी पार्टी के साथ इस गठबंधन का एक अहम हिस्सा थे। उन्होंने खुद 10 साल तक केंद्रीय कृषि मंत्री का पद संभाला। कृषि मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए काम किया, लेकिन उन पर गंभीर आरोप भी लगे। उन्हीं के कार्यकाल में महाराष्ट्र किसान आत्महत्याओं का केंद्र बन गया। विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया कि उनकी नीतियां किसानों के बजाय बड़े व्यापारियों और चीनी मिल मालिकों के पक्ष में थी। प्याज के निर्यात पर उनका रुख हमेशा चर्चा में रहा। जब भी देश में प्याज की कीमतें बढ़ी तो कृषि मंत्री होते हुए भी पवार निर्यात पर बैन का विरोध किया, लेकिन विपक्ष में रहते हुए वही पवार प्याज पर निर्यात शुल्क लगाने पर सरकार को किसान विरोधी बताने लगे। यही पवार की राजनीति का असली राज है। वो एक ही मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष में रहते हुए बिल्कुल अलग अलग बातें करते हैं। इसीलिए कुछ लोग उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहते हैं, जो हवा का रुख भांप कर अपनी दिशा बदल लेते हैं। हालांकि यूपीए सरकार में वो सिर्फ मंत्री नहीं थे। जब भी गठबंधन में कोई संकट आता तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को एक ही नाम याद आता, शरद पवार। वो पर्दे के पीछे गठजोड़ बनाने और रास्ता निकालने में माहिर थे, जिसने उनकी राजनीति के चाणक्य वाली छवि को और मजबूत किया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद पवार की राष्ट्रीय भूमिका कम हो गई थी। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी की कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे। राजनीतिक पंडितों ने मान लिया था कि पवार का दौर अब खत्म हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान सतारा में हुई एक रैली की तस्वीर खूब वायरल हुई। भारी बारिश के बीच 78 ईयर्स के शरद पवार भीगते हुए अपना भाषण जारी रखते हैं। ये तस्वीर उनके जुझारूपन का प्रतीक बन गई। चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। अब शुरू हुआ शरद पवार का असली खेल। उन्होंने एक असंभव लगने वाले गठबंधन की नींव रखी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। जब तीनों पार्टियां सरकार बनाने पर लगभग सहमत हो गई, तभी 23 नवंबर 2019 की सुबह देश ने जो देखा उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी के अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। अजीत पवार, जो शरद पवार के भतीजे थे, उन्होंने अपने ही चाचा से बगावत कर दी थी। सबको लगा कि पवार का खेल खत्म हो गया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था।
अगले 80 घंटों में पवार ने जो किया वो राजनीतिक प्रबंधन का एक मास्टर क्लास था। उन्होंने एक एक करके एनसीपी के उन सभी विधायकों से संपर्क किया जो अजीत पवार के साथ गए थे। नतीजा, 80 घंटे के अंदर ही अजीत पवार अलग थलग पड़ गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देवेंद्र फडणवीस की 3 दिन से भी कम चली सरकार गिर गई। कई लोग आज भी पूछते हैं, क्या अजीत पवार की बगावत असली थी या ये भी पवार की एक चाल थी? अपनी आत्मकथा में पवार ने खुलासा किया कि 2019 में पीएम मोदी ने उन्हें गठबंधन का ऑफर दिया था, लेकिन वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं थे। इस घटना ने पवार को द ग्रैंड मराठा के रूप में फिर से स्थापित कर दिया। इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाविकास अघाड़ी एमबीए की सरकार बनाई। पवार ने एक हारी हुई बाजी जीत ली थी। जून 2022 में शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद एमबीए सरकार गिर गई। यह पवार के लिए बड़ा झटका था, लेकिन सबसे बड़ा भूचाल आना अभी बाकी था। जुलाई 2023 में अजीत पवार ने एक बार फिर अपने चाचा से बगावत की, लेकिन इस बार यह 80 घंटे की बगावत नहीं थी। अजीत पवार पार्टी के ज्यादातर विधायकों और सांसदों को अपने साथ ले गए और शिंदे बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने अपने चाचा की बनाई पार्टी पर ही दावा ठोक दिया। ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंची। फरवरी 2024 में चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि पार्टी का नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार के गुट को दिया जाता है। यह शरद पवार के 60 साल के राजनीतिक जीवन का शायद सबसे बड़ा आघात था। उनके गुट को एक नया नाम मिला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई, जबकि अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती। एक समय महाराष्ट्र की राजनीति के बेताज बादशाह आज अपनी ही पार्टी और गढ़ में हाशिए पर आ गए थे। लेकिन पवार की कहानी में पूर्ण विराम जैसा कोई शब्द शायद है ही नहीं। जनवरी 2026 में पुणे के स्थानीय निकाय चुनावों में करारी हार के बाद शरद पवार और अजीत पवार एक बार फिर साथ आते दिख रहे हैं। दोनों गुटों ने आने वाले जिला परिषद चुनाव साथ लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अजीत पवार ने विलय की अटकलों को खारिज कर दिया है, लेकिन इन मुलाकातों ने महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से हलचल पैदा कर दी है। पवार का राज्यसभा कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है और अब सवाल ये है कि क्या ये चाणक्य अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम अध्याय में कोई और चाल चलेगा? शरद पवार की राजनीति की तरह ही भारतीय राजनीति में कई और अनसुने किस्से और रहस्य दफन हैं। अगर आप ऐसे ही और किस्से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि अपना अगला वीडियो किस राजनीतिक हस्ती पर देखना चाहेंगे। तो ये थी कहानी शरद गोविंदराव पवार की, एक सहकारी बैंक के कर्मचारी के बेटे से लेकर महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री बनने तक, इंदिरा गांधी से बगावत से लेकर उन्हीं के पोते के नेतृत्व में मंत्री बनने तक और अपने ही भतीजे के हाथों अपनी राजनीतिक विरासत को बिखरते देखने तक। उनकी विरासत क्या है, ये एक जटिल सवाल है। उनके समर्थकों के लिए वो एक दूरदर्शी नेता और कुशल प्रशासक है। उनके आलोचकों के लिए वो सत्ता के सबसे बड़े खिलाड़ी और अवसरवादी नेता हैं। पवार की कहानी इस बात का सबूत है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त। आज जो शिखर पर है वो कल जमीन पर हो सकता है और जो जमीन पर है वो एक ही चाल में बाजी पलट सकता है। आज जब उनकी पार्टी टूट चुकी है और उनकी उम्र ढलान पर है, तब भी भारतीय राजनीति में शरद पवार को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। उनका नाम आज भी सम्मान, भय और जिज्ञासा दोनों एक साथ पैदा करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतिहास उन्हें सिर्फ सत्ता के एक खिलाड़ी के रूप में याद रखेगा या एक ऐसे ग्रैंड मराठा के रूप में जिसने हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति की? आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।